तो नमस्कार मेरे भाइयों। देखो यार, मेरे को है ना व्लॉगिंग वगैरह आती नहीं है और ना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास अभी मजबूरी में कुछ और करने को नहीं है। अनुभव सर का ये दूसरा वीडियो है और मुझे लग रहा है कि समर्थन में थोड़ी सी कमी है। भैया देखो, पूर्ण बहुमत से नहीं जिताओगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये वीडियो को चाचा, ताऊ, नानी, दिवाली, होली, ईद सब में इतना शेयर कर दो कि एटलीस्ट सबको पता चल जाए कि भैया 20 डेज प्लस सीए फाउंडेशन का चल रहा है। भाई मुझे नहीं जानता मतलब मैं नहीं जानता। मुझे कम से कम 10,000 व्यूज चाहिए। देख रहे हो मेरे हाथ भी कांपने लगे। हाँ भाई, तो कम से कम 10,000 व्यूज चाहिए मुझे इस वीडियो पे, और उसके साथ साथ बेयर मिनिमम कम से कम 3,000 लाइक हो जाने चाहिए और कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए। देखा, कहा था ना व्लॉगिंग नहीं आती तो नहीं आती है। फोन बज रहे हैं, सब हो रहा है। वैसे ये वन प्लस का ऐड था, उन्होंने हमें 5 रुपए दिए थे। तो मैं और ये बोलना चाह रहा था कि भैया कमेंट नहीं आ रहे। पहली चीज, सबसे पहली शिकायत तुमसे, गुरु दक्षिणा पैसे में मांगी नहीं ना, इतना तो कर ही सकते हो, कमेंट में आ जाओ। लाइक भाई प्लीज लाइक ठोक दो भाई, लाइक की बहुत जरूरत है, तभी ट्रेंड होंगे हम यूट्यूब पे। और व्यूअरशिप अपने सारे दोस्तों को बता दो, जो जो हो सकता है तुम्हें जो मिले ना रास्ते में। सुन, सीए फाउंडेशन कर रहा है, वो बोलेगा नहीं, बोले ये वीडियो देख ले। मतलब तुम्हें हर एक को जाके बताना है मुझे इस वीडियो पे 10,000 व्यूज चाहिए। हालत देख रहे हो, बुखार में पड़ा हूं। खुदा कसम अगली बार आऊंगा ना, मैं कपड़े चेंज करके आऊंगा, पिंकी प्रॉमिस। वन प्लस का दूसरा एड चालू हो गया। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम। कल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर लिया था। कंसाइनमेंट अकाउंट जो मेरे इस पूरी पिक्चर का मेन हीरो है, उसके सारे कंटेंट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आज मुझे उसके साथ में जो सपोर्टिंग हीरो हीरोइन है, निरुपमा राय है, हीरो की माँ है, हीरो की बहन है, वो डिस्कस करना है, और लेजर पोस्टिंग और एंट्रीज डिस्कस करना है। नहीं किया ना, बोल रहा था लाइक कर दो मेरे भाइयों। कोई ज्यादा समस्या वाली बात ही नहीं है, सिर्फ लाइक करने को बोल रहा हूं। वीडियो लाइक कर दो, उसके बाद ही चालू करना, क्योंकि याद रखना, अगर तुमने लाइक नहीं किया तो मैं बता रहा हूं जर्नल एंट्रीज तुम्हें याद नहीं होंगी, और ये जो लेजर वेजर की अजीब सी भयानक कंसाइनमेंट वाली बातें चल रही हैं, दिमाग में नहीं जाएंगी। पहले ही बोल रहा हूं, लाइक कर देना। जाऊं पक्का भरोसा करके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर भी दबा देना एक बार बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी अपडेट आए तुम्हारे पास पहुंच जाए। और मैं बोला था पिंकी प्रॉमिस मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन एक मिनट, हाथ चेंज कर लूं, दर्द होने लगता है, आदत नहीं है मुझे, तो सॉरी। तो मैं यही कह रहा था कि भाई प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखा देना। और मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूं कि मैं कपड़े जरूर चेंज कर लूंगा, लेकिन बस आज सह लो, कल से पक्का कपड़े भी चेंज। तो सरकार, कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने कल डिस्कस किया, अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें हमने बोला कि सर ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है तो इसका बेसिक परम कर्तव्य सिर्फ एक ही है कि वो हमें बताए कि मालिक आपने इस बिजनेस से इतना कमाया या इतना लुटाया। तो नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाया है, तो डेबिट होगा विद ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट होगा विद ऑल गेन्स एंड इनकम। ओके सरकार, अब इसके कंटेंट क्या क्या होंगे? तो सरकार देखो, सबसे पहला कंटेंट, कंसाइनमेंट में माल बेचना है, तो माल पहुंचाना है। तो पहले माल जो मैं कंसाइनमेंट में बेचने के लिए वहां पे रखूंगा, वो यहीं से तो भेजूंगा इंदौर से, कि लखनऊ से खरीद के लखनऊ में दे दूंगा? डेफिनेटली नॉट, मुझे इंदौर से माल भेजना है। तो जब इंदौर से माल भेजना है तो वो मेरे कॉमन स्टॉक का हिस्सा है, जो मैं प्राइमरीली इंदौर में ही बेचने के लिए लाया था। या अब अगर मुझे इस बिजनेस को चलाते हुए ज्यादा समय हो गया है तो मैं इंदौर में एज वेल एज लखनऊ में बेचने के लिए खूब सारा माल खरीद के लाऊंगा। तो वो कहां पड़ा है? सर वो पड़ा है मेरे परचेस खाते में। कहां पड़ा है? परचेस खाते में और ओपनिंग स्टॉक खाते में। वहीं से मैं थोड़ा सा माल उठा के लखनऊ भेजने वाला हूं। तो सरकार, जितना माल आउट ऑफ दिस कॉमन स्टॉक मैंने लखनऊ बेचने के लिए भेजा, अब उसे मैं अपने कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा मानूंगा।
ठीक वैसे ही जैसे आप साल भर माल जो खरीदते हैं बेचने के लिए वो परचेस अकाउंट में डेबिट करते हैं और साल के अंत में उसे बंद करके ट्रेडिंग में ले जाते हैं, सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, जितना माल मैंने कंसाइनमेंट में बेचने के लिए भेजा उसे मैं कंसाइनमेंट का खर्चा मानूंगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। ठीक है, ताकि खर्चे के तौर पे ये माल कंसाइनमेंट में आ जाए। तो ईयर एंड पर इसमें से जितना माल नहीं बिक पाएगा उतने अमाउंट से मैं खर्चा रिवर्स करूंगा और एक असेट क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट कर लूंगा, सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट जो आप परचेस डेबिट करके क्रेडिट करते थे क्लोजिंग स्टॉक, वही बात यहां पे लागू हो जाएगी। ओके सरकार, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, तो सरकार एंट्री होगी खर्चा डेबिट इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू सर टू में क्या लिखें, हाँ टू में क्या लिखेंगे, अरे सर सुनो टू में लिखेंगे हम जीएसटी घोस्ट, बबली भाई, हाँ जीएसटी मतलब जीएसटी टैक्स नहीं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब भैया साल भर में बहुत सारी बार माल भेजना है, हम याद तो कर नहीं पाएंगे, और ये माल भेजा कहां से, कॉमन स्टॉक से, तो वो क्रेडिट कहां से होगा, ट्रेडिंग से, लेकिन ट्रेडिंग बनेगा कब, ईयर एंड पे। तो तब तक के लिए हमें याद तो रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक खाते में इकट्ठा कर लेंगे ताकि मेमोराइज रहे कि हमें ये पता पड़े कि साल भर में हमने इतनी कॉस्ट का माल 10 लाख का, 50 लाख का, 2 करोड़ का माल कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए भेजा। तो खाता बनेगा टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर और उसका नाम होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब एंट्री पूरी करते हैं। एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब अगर मैंने यहां लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इस खाते में, अगर कंसाइनमेंट में मैंने इस खाते का रेफरेंस दिया है तो इस खाते में यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं इसका काउंटर इफेक्ट दूंगा। हाँ सरकार बिल्कुल, तो ये बनाया सरकार हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आएगा सरकार बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब सरकार यहां पे 2 वेरिएशन आएंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम बहुत बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। 2 वेरिएशन आएंगे, एक कंसाइनर जो माल भेज रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कॉस्ट पे करेगा जो भी हम कर रहे हैं, और दूसरा माल भेज रहा है इनवॉइस पर और रिकॉर्डिंग भी इनवॉइस प्राइस पर ही कर रहा है। अब सर ये इनवॉइस प्राइस क्या है, तो सिंपल सी बात सेलिंग प्राइस। अरे आप समझो, लॉजिक लगाओ, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। आप हो कंसाइनर, आपका एक एजेंट है और वो आपका सगा वाला नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को जहां आपका बिजनेस सीक्रेट समझ में आ गया वो पहली फुर्सत में आपको लात मारेगा और अपने नाम से बिजनेस करेगा। तो हम ये रिस्क ले नहीं सकते। वो 50 बार पूछेगा कि साहब कितने का माल पड़ता है, कितने में बेचते हो, तो हम बोलेंगे बॉस तू टेंशन मत ले, हेडेक ही मत पाल, कहां लगा है, बहुत मगजमारी है इस बिजनेस में, तू तो माल बेच मेरा और कमीशन छाप। बताना ही नहीं उसको कि मेरी कॉस्ट क्या है, क्योंकि जिस दिन उसको समझ में आ गया कि यार बहुत प्रॉफिट है इस बिजनेस में, तो वो एजेंट की टोपी उतारेगा और मालिक की टोपी पहन के अपने नाम से माल बेचेगा, प्रॉफिट भी अपनी जेब में रखेगा। और क्या बोलेगा, जरा कल्टी तो हो लो यहां से। हाँ चलो सरकार, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। तो मालिक अब सुनो, ये माल की कॉस्ट तो आ गई, लेकिन ये माल के अपने पैर नहीं थे, ये खुद अपने पैरों से चल के 11 नंबर से लखनऊ पहुंच गया। तो इस माल को हमें भेजना पड़ेगा और आपको भेजे में उतारना पड़ेगा कि सरकार ये खर्चा हमें करना पड़ेगा, तब जाके ये माल पहुंचेगा कहां, लखनऊ, है ना। तो अब सरकार सोचो ये खर्चा कौन करेगा। स्वाभाविक है, अगर ये खर्चा इंदौर में होना है और मैं इंदौर में बैठा हूं तो निश्चित है ये खर्चा मैं ही करूंगा, और इसमें जाएंगे बढ़िया हरे हरे गुलाबी गुलाबी गांधी जी। तो एंट्री क्या होना चाहिए, सर खर्चा है, कौन से बिजनेस का, सर स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो मालिक फिर ये खर्चा कंसाइनमेंट के प्रॉफिट निकालने में डेबिट होना चाहिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गांधी जी, हरे हरे। ओके, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है सरकार, और नरेशन में लिख दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। तो अब मालिक मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 चीजें आ चुकी हैं, एक माल जो मैंने भेजा उसकी लागत और 2 भेजने का खर्चा।
इन दो खर्चों के बिना क्या आप कंसाइनमेंट के बिजनेस में माल बेच पाओगे? आंसर है सर, नहीं बेच पाएंगे। तो दे आर द डायरेक्ट कॉस्ट, दे आर द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। इन शब्दों को संभाल के रखना, क्योंकि ये पलट के वापस आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने कुछ बोला था क्या, तो अब आपको हाँ बोलना पड़ेगा। हाँ सर, आपने बोला था कि दो खर्चे हैं जो डायरेक्ट खर्चे हैं कंसाइनमेंट बिजनेस के। अब सरकार ये माल पहुंच गया लखनऊ, तो सरकार लखनऊ तो पहुंच गया, लेकिन लखनऊ में कंसाइनी की दुकान तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहुंचा है कहां पे? ट्रांसपोर्टर की दुकान तक, या रेलवे स्टेशन से, या फिर एयरपोर्ट पे रखा है। अब वहां से ये माल कंसाइनी को दुकान तक लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंसाइनी चादर लेके पहुंचा और बोले एयरपोर्ट के भारी, उसने चादर बिछाई और माल रख के बोले चलो 10 का एक माल, 10 का एक, 10 का एक, 10 का एक, 10 का एक। ये उसको इज्जत से बेचना है। अपना प्रोडक्ट कोई घटिया प्रोडक्ट थोड़ी है कि सड़क पे चादर बिछाया और चालू कर दिया। तो चलो मालिक, अभी माल पहुंच गया कहां पर? लखनऊ। और लखनऊ पहुंचा है, मेरे कंसाइनी की दुकान तक नहीं पहुंचा। अभी माल लखनऊ में या तो रेलवे स्टेशन पड़ा है, या अपने एयरपोर्ट पे पड़ा है, या फिर ट्रक वाले के पास यानी ट्रांसपोर्टर के पास पड़ा है। और अपना भाई ऐसा तो है नहीं कि चादर लेके जाएगा और चादर लिया और बिछाया और बोले सब माल जमा के बोले 10 का एक, 10 का एक, 10 का एक, 20 के 4, 20 के 4। इतना घटिया माल थोड़ी बेचना है अपन बॉस। अपना माल एकदम प्रीमियम क्वालिटी का माल है, लोग लाइन लगा के खरीदेंगे। तो फिर ये तो दुकान से बिकेगा साहब, शोरूम से बिकेगा एकदम झमाझम। तो फिर ये माल अब मेरे कंसाइनी को रेलवे स्टेशन से उठाना है, या ट्रांसपोर्टर से उठाना है, या एयरपोर्ट से उठाना है, तो इसके लिए लगेगा छोटा हाथी यानी मिनी ट्रक। फिर हम माल लगेंगे लोडिंग अनलोडिंग के लिए। फिर इसके अलावा अगर हमारा ये माल 1-2 दिन पड़ा रहा तो हमें ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा 2 राज्यों की सीमाएं क्रॉस हुई हैं तो हो सकता है कि अपने को क्लियरिंग चार्जेस देना पड़े। तो ये सारा खर्चा काहे का है सर? ये खर्चा इसलिए किया जाना है ताकि ये माल कंसाइनी की दुकान तक पहुंच पाए। तो सरकार ये खर्चा भी अगेन डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा। तो अब 3 खर्चे मैंने बोले जो डायरेक्ट हैं। 1 खुद स्टॉक की लागत, 2 जो कंसाइनर ने माल भेजा उसके खर्चे, और 3 जो कंसाइनी ने माल को छोड़ाने के लिए खर्च करे हैं। अब एक बात सोचो, ये खर्चा पैसा मांगेगा बोले हाँ, तो क्या ये खर्चा करने में इंदौर से लखनऊ जाऊंगा? डेफिनेटली नहीं। तो मैं अपने कंसाइनी से बोलूंगा कि भाया अभी तू पे कर दे, अपन जब हिसाब करने बैठेंगे तो इसको अपन एडजस्टमेंट में देख लेंगे। अब ये खर्चा मेरा है, क्योंकि अपन बार बार बोल चुके हैं कि कंसाइनमेंट में सारी रिस्क, सारे रिवॉर्ड, सारे खर्चे और सारी इनकम मेरी है। तो साहब जेब उसकी लगी लेकिन खर्चा मेरा है, मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस का है, तो ये मेरे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को कम करेगा। तो क्या एंट्री होगी सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखूं टू कैश? क्या मेरी जेब से पैसा गया? नहीं सर, कहां गया बताओ? मेरी जेब से पैसा गया क्या? नहीं ना। किसने दिया सर? कंसाइनी ने। अब देखो साहब, खर्चे के लिए 2 ही रूल हैं। जब भी खर्चा बढ़ेगा तो या तो एक असेट्स खा जाएगा यानी असेट्स कम होगी, या एक लायबिलिटी बढ़ेगी। जब इंदौर में खर्चा हुआ तो मेरा पैसा गया, असेट्स खा गया। लेकिन लखनऊ में मैं पैसा लेके नहीं गया, बल्कि लखनऊ में मेरे बिहाफ पर मेरे एजेंट ने पेमेंट कर दिया। वो उसका खर्चा नहीं है साहब, वो खर्चा तो मेरे ही है, यानी मुझे आज नहीं तो कल पे तो करना पड़ेगा। तो सर को तो चलो लिखते हैं, खर्चा है हाँ सर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे कंसाइनमेंट में डेबिट होंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या मेरी जेब लगी? नहीं सर। तो सरकार खर्चा है, और खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या मेरी जेब लगी? नहीं, कंसाइनी की जेब लगी। तो क्या वो कंसाइनी का खर्चा है? नहीं, खर्चा मेरा है। तो अभी मैं क्या करूं? अरे लायबिलिटी बुक करो ना सर, कितना पका रहे हो? लायबिलिटी बुक करो। चलो तो एंट्री बोलो, खर्चा अकाउंट डेबिट। कहां पे? कंसाइनमेंट में। तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो देखो दोस्त, कंसाइनी हमने डेबिट तो कर दिया, लेकिन आप खुद सोचो, क्या कंसाइनी सिर्फ एक यही खर्चा कर रहा है? बताओ, एक यही खर्चा कर रहा है? नहीं साहब, अब जो खर्चे, जितने खर्चे लखनऊ में होंगे सब वही करेगा। हाँ ना, सही बात है ना। लखनऊ खर्चा करने मैं तो जाऊंगा नहीं, वही तो खर्च करेगा। तो हाँ, अब सारे खर्चे वही करेगा और बाद में वो उसकी भरपाई भी ले लेगा। तो हम अभी कंसाइनी को सिर्फ एक चीज के लिए डेबिट नहीं कर रहे हैं, कंसाइनी को हमें डेबिट करना है 3 चीजों के लिए। हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। पहला जो हमने अभी बोला, कौन सा? इसको अपन ने नाम दिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी लिख दिया
और यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक नाम और रखा था अपन ने। हाँ सर, क्या रखा था? हाँ, क्या रखा था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ओके सरकार, ये हो गया। अब लेकिन यहां 1 मिनट रुकना है और सुनना है। क्या हमने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा है? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा है। इन्वेंट्री तो पढ़ा था, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या इन्वेंट्री में कि सर वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को विक्रय योग्य बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं वो सारे इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। यानी वी इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मेक द सेल पॉसिबल आर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। हाँ सर, पढ़ा था। तो एक बात सोचो, जो माल भेजा उसकी लागत तो है इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन माल को लखनऊ भेजने के लिए जो खर्चा किया, क्या उस खर्चे को किए बिना ये माल लखनऊ पहुंच पाता बिकने के लिए? सर नहीं। तो मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? हाँ सर, ये माल को विक्रय योग्य बनाने का खर्चा है। अच्छा सर, फिर जब माल लखनऊ पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तो रेलवे स्टेशन से अपने कंसाइनी की दुकान तक पहुंचाने में जो खर्चा हुआ ना? हाँ सर। तो अब वो खर्चा, क्या उस खर्चे के बिना अपना काम चल जाएगा? सोचो, क्या उसके बिना अपना काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि उस खर्चे को बिना खर्च किए वो माल दुकान तक नहीं पहुंचेगा, और जब माल दुकान नहीं पहुंचेगा तो बिकेगा कैसे? तो इसका मतलब ये खर्चा भी माल को बेचने के लिए जरूरी था। तो मालिक सुनो, ये 3 खर्चे हैं। कौन से? 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, और 3 एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी टू ब्रिंग द गुड्स टू कंसाइनीज लोकेशन। तो ये 3 खर्चे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। यानी कल को जब ईयर एंड पर कुछ माल बिना बिका रह जाएगा तो उसके वैल्यूएशन में ये तीनों कंपोनेंट कंसीडर किए जाएंगे, और फिर उसके बेसिस पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा। यानी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में सिर्फ इधर देखो, यही नहीं आएगा, बल्कि ये और ये भी आएगा। अब ये करके दिखाओ। यस, तो ये और ये 3 कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट हैं जो हमारी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कंसीडर किए जाएंगे। अगर ईयर एंड पे कुछ माल बिना बिका रह गया तो भगवान से ये प्रार्थना है कि कुछ भी ना रहे, लेकिन एक्चुअली आपके एग्जाम में तो रहेगा, कुछ ना कुछ माल बचेगा, और आपका एग्जामिनर आंखें गाड़ के आपका इंतजार कर रहा है कि भैया तू यहां गलती कर और मैं तेरे 10 में से 2-3 नंबर खा जाऊं। तो याद रखना, ये 3 कंपोनेंट हैं कॉस्ट के जो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कंसीडर किए जाएंगे। ओके सर। अच्छा बताओ, अब ये माल पहुंच गया कंसाइनी की दुकान तक, तो क्या तुरंत बिकने के लिए उपलब्ध है? हाँ। तो इसके बाद जो खर्चे हो रहे हैं, क्या वो इन्वेंट्री को विक्रय योग्य बनाने के लिए खर्च हो रहे हैं? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन खर्चे तो हो रहे हैं। बोले हाँ सर। तो और कौन कौन से खर्चे होंगे? मालिक कंसाइनी को बोला ना, तू बिंदास खर्च कर, किराया भर, लोगों को नौकरी पे रख, विज्ञापन दे, लाइट पानी का खर्चा कर, सब खर्च कर, हम चुकाएंगे, हम देंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? बोला था ना। हाँ, तो आज उसने बिंदास खर्च करना शुरू कर दिया। अब खर्च तो कर रहा है, लेकिन खर्चा किसका? सर मेरा। लेकिन पे कौन कर रहा है? सर वो। तो आज खर्चा मैं बुक करूंगा, और खर्चा जब भी बढ़ेगा तो या तो कैश कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं लायबिलिटी किसके लिए बुक करूं? अगेन कंसाइनी। ओके, तो यहां पर एंट्री तो वही है, टू कंसाइनी, बस एक नाम और जोड़ देते हैं। अब इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा क्या क्या? सर इसमें सारे तमाम ऑपरेटिंग खर्चे आ जाएंगे। सर जैसे जैसे बोलो। 1 किराया, हाँ सर, गोडाउन रेंट मिलेगा। 1 सेल्समैन सैलरी मिलेगी, हाँ सर मिलेगी। एडवर्टीजमेंट, हाँ सर मिलेगा। पोस्टेज, हाँ सर मिलेगा। कुल मिला के जितने खर्चे हैं एक्सेप्ट कौन से? जो माल ट्रांसपोर्टर से, रेलवे स्टेशन से हमारी दुकान तक लाने पे खर्च हुए थे, उसके अलावा बाकी जितने खर्चे हैं वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसका एक नाम है, इसका नाम है सेलिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन खर्चों को हम इनडायरेक्ट खर्चे बोल रहे हैं। देखो, हमने पढ़ा था दोस्त कि वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट हैं, वो आते थे ट्रेडिंग में, और उससे निकलता था जीपी।
और जो माल नहीं बिक पाता था उसमें प्रोपोर्शनेटली वो क्लोजिंग स्टॉक का बन जाता था। लेकिन जितने इनडायरेक्ट खर्चे होते थे वो सब कहां से एडजस्ट होते थे? जीपी से। सिमिलरली यहां पर भी कंसाइनी के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो जीपी से एडजस्ट होंगे, यानी उसका कंसिडरेशन इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। जबकि कंसाइनी ने जो डायरेक्ट खर्चा किया है वो बाकायदा हमारे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में शामिल होगा। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में तीन खर्चे, एक खुद वस्तु की लागत, जो माल हमने भेजा उसकी कॉस्ट, दो कंसाइनर के भेजने के खर्चे क्योंकि उसके बिना माल लखनऊ नहीं पहुंच सकता था, और तीन कंसाइनी ने जो खर्चे करे माल को दुकान तक 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 लाने के लिए। यस, दुकान तक लाने के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सरकार। तो ये हो गए हमारे खर्चे, और माल पहुंच गया कंसाइनी की दुकान तक, उसने बढ़िया से एडवर्टीजमेंट कर दिया, सेल्समैन रख लिए, किराया भर दिया। अब माल बिकेगा कि नहीं? सर बिकेगा ना। तो माल बिकेगा तो पैसे किसके पास आएंगे? सर जब माल उसने बेचा है तो पैसे भी उसके पास ही आएंगे। ओके, लेकिन वो माल बेचा उसने, लेकिन बेचा तो हमारे बिहाफ पर ना। हाँ, यानी फेस उसका है, आत्मा तो हमारी है ना, क्योंकि माल हमारा है, रिस्क हमारी है, खर्चे हमारे और प्रॉफिट भी हमारा है। उसका क्या है? कमीशन। ओके सरकार, तो उसने माल बेचा, तो माल बेच के जो पैसा आया वो उसके पास, लेकिन वो है मेरा। और जब माल बिका तो जब मैंने अभी खर्चे करे तो कंसाइनमेंट को डेबिट किया। तो आज जब माल बिका तो कंसाइनमेंट की इनकम है, हाँ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट करूंगा क्रेडिट। लेकिन क्या मेरे पास पैसे आए? तो आंसर है सर नहीं, मेरे पास पैसे नहीं आए। तो अब मैं क्या करूं? सर सिंपल, जिसके पास पैसे आए उसे डेबिट कर दो ताकि कल गला पकड़ के उससे पैसे निकाल सके। बोले ओके, किसके पास पैसे आए? सर कंसाइनी। तो एंट्री क्या बनेगी? सर कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यही तो मेरे कंसाइनमेंट की इनकम है। ओके, तो चलो लिखते हैं। अच्छा, क्या कंसाइनी उधार माल भी बेच रहा है? हाँ सर, हो सकता है। अच्छा, जब उधार माल बेच रहा है तो उस उधार माल की रिस्क किसकी? तो कल को अगर वो डेटर डूब गए तो किसका नुकसान? मेरा। और किसका? डेफिनेटली मेरे तो नुकसान है। तो वो डेटर किसके? कंसाइनी के या मेरे? सर मेरे। तो मालिक देखो, माल बिका है तो इनकम तो क्रेडिट होगी। अब वो इनकम कौन से बिजनेस की है? सर कंसाइनमेंट बिजनेस की, तो कंसाइनमेंट अकाउंट होगा क्रेडिट। अब डेबिट कौन? तो सरकार देखो, दो चीज हो सकती हैं। अगर उस डेटर की रिस्क पूरी मेरी है, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस में यही होता है, तो फिर मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। लेकिन अगर इस डेटर की रिस्क कंसाइनी उठा लेता है तो फिर मैं अभी से कंसाइनी को डेबिट कर दूंगा। फिर मुझे मतलब नहीं है कि कंसाइनी उस डेटर से पैसा ले पाया या नहीं। लेकिन सर वो ऐसा करेगा क्यों? है ना अपने पास एक बूटी है उसके लिए, उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। यानी अगर हम वो कमीशन दें तो कंसाइनी बोलता है कि ठीक है, उधार माल मैं बेचूंगा और कलेक्शन का जिम्मा भी मेरा, नहीं कर पाया तो वो नुकसान मैं भुगतूंगा। तो अगर मैं अपने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे रहा हूं, फिर चाहे वो नगद बेचे या उधार बेचे, मैं सीधे एक बार में कंसाइनी अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि अब अगर बैड डेट हुआ भी सही तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा हूं तो फिर वो डेटर मेरे हैं और मुझे उसकी रिस्क उठाना पड़ेगी। तो फिर उस केस में मैं कंसाइनिंग को डेबिट नहीं करूंगा। तो जल्दी सुनो क्या बोला मैंने, सुनो 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 क्या बोला मैंने। नगद माल बिकेगा तो श्योर है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन अगर माल उधार बिका तो दो केस बनेंगे। पहला कि अगर मैं कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे रहा हूं, यानी मैं उसको उस कमीशन के बदले में पूरी डेटर की रिस्क ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जैसे ही माल बिका मैं कंसाइनी को डेबिट कर दूंगा। अब कंसाइनी वो माल अपने डेटर से रिकवर कर पाए ना कर पाए, आज कर पाए कल कर पाए कभी ना कर पाए, वो मेरी हेडेक नहीं है। तो फिर मैं सीधे कंसाइनी को डेबिट मार दूंगा और एंट्री क्या करूंगा, वही कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन अगर मैं कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा हूं तो फिर उस केस में ही विल नॉट बेयर द रिस्क of bad debt, and in that case debtors do not belongs to consignee, they belongs to us। तो फिर उस केस में I will raise a debtor account और मेरी एंट्री होगी consignment debtor account debit to consignment account credit। अब हम इसकी एंट्री लेजर में लिख लेते हैं। अब भैया ऐसा है, एक और केस बन सकता है कि हमने जो माल कंसाइनी को भेजा बेचने के लिए, उसकी मैडम को बहुत पसंद आ गया और मैडम बोली जनाब ये माल तो घर पे चाहिए, और अगर ये नहीं आया तो आप घर पे नहीं चाहिए।
तो वो जनाब मेरे कंसाइनी चुपचाप से कुछ माल उठा के अपने घर ले गए। तो भैया कंसाइनी मेरे बिहाफ पे ये माल बाजार में बेचे या खुद अपने घर ले जाए, अपने को कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने लिए तो वो सेल है, चाहे तू घर ले जा चाहे तू दुनिया में बेच, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ये हमारे लिए सेल है। यानी उस केस में भी हम कंसाइनी को ही डेबिट मारेंगे। तो सुनो सरकार 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 सरकार, कंसाइनी को किस किस केस में डेबिट किया जाएगा? एक, जब उसने नगद माल बेचा तो कंसाइनी ही डेबिट होना है, क्योंकि वो पैसा मेरा था जो उसके पास आ गया। दो, अगर वो माल घर ले गया तो भी मैं उसे डेबिट करूंगा, क्योंकि पैसा तो आने नहीं है। और तीन, अगर उसने उधार माल बेचा और मैं उसको दे रहा हूं डेल क्रेडिटर कमीशन, तो आई विल डेबिट कंसाइनी, फिर डेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 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 कंसाइनी को हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो उस केस में हमारी बुक्स में बकायदा कंसाइनमेंट डेटर खाता खुलेगा, क्योंकि अब वो डेटर मेरा है। हाँ, जब ये कंसाइनी उस डेटर से कलेक्शन कर लेगा तब उस समय हम इस डेटर खाते को बंद करेंगे या कम करेंगे और कंसाइनी को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो पैसा जो मेरा था वो कंसाइनी के पास है। अब आगे सुनो, कंसाइनमेंट में अगर मुझे कोई लॉस होता है, दो तरह के लॉस होंगे, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का रूल वही है जो बचपन से चला आ रहा है कि भैया नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, बल्कि उसकी कॉस्ट जो अच्छी यूनिट है वो उठाएंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिजनेस का एक मैकेनिज्म है, बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे अगर मैं सेव बेच रहा हूं, सेव मतलब इंदौर वाले सेव नहीं, हिमाचल वाले सेव, और वो हिमाचल से चल के दिल्ली आ रहे हैं, तो रास्ते में कुछ खराब होंगे, यानी वो सेव एप्पल बेचने का इंटीग्रल पार्ट है। यानी वहां पर आपको उतना नुकसान तो उठानी पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने 1000 सेव भेजे हिमाचल से और वो दिल्ली तक सही सलामत पूरे 1000 पहुंच जाएं, ऐसा प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 1000 सेव चलाऊंगा हिमाचल से तो दिल्ली आते आते 900 ही बचेंगे। तो वो जो 100 एप्पल का नुकसान है, वो नुकसान इंटीग्रल पार्ट है उस एप्पल बिजनेस का, तो वो नुकसान बचे हुए 900 एप्पल बेयर करेंगे। लेकिन अगर 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 आज यही 900 एप्पल पहुंचने के बजाय 800 पहुंचे, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो 100 एप्पल का नुकसान हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड था, ये एबनॉर्मल था माय लॉर्ड, और ये नुकसान नहीं होना चाहिए था। और इस नुकसान को अगर मैं अपनी अच्छी यूनिट पर चार्ज करूंगा तो ये बची हुई 800 यूनिट बाजार में कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे मालिक। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो हिमाचल से सेव भेज रहे हैं उनके ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ये अनयूजुअल है, ये इसी बार हुआ है, हर बार नहीं होगा। तो फिर उस केस में मैं इस एबनॉर्मल लॉस को अपनी नॉर्मल कॉस्ट में एडजस्ट करने की परमिशन नहीं दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा सर? तो सरकार सुनो, ध्यान से देखो वो सारी कॉस्ट यहां शामिल है। यहां मतलब 1, 2 और 3 इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, तो ये 3 जगह वो कॉस्ट शामिल है। अब हम क्या करें? जो वो नुकसान हुआ है क्या वो कंसाइनमेंट का नॉर्मल बिजनेस का नुकसान है? आंसर ऐसा नहीं है। भाई बताओ ना, क्या ये नुकसान नॉर्मल बिजनेस का नुकसान है? रास्ते से 100 किलो एप्पल चोरी हो गए तो क्या हर बार होते हैं? बताओ होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो फिर इसे हम अपने अच्छे एप्पल की कॉस्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल है सरकार, आपको इस लॉस को इस कंसाइनमेंट से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि कंसाइनमेंट के पूरे चैप्टर में 4 चीजों की कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा क्वेश्चन टिका है। कंसाइनमेंट के पूरे इस क्वेश्चन में 4 कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा क्वेश्चन टिका है। बाकी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मोहमाया है। मोहमाया और मिथ्या तीनों ही है। हाँ, तो एंट्रीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी कैलकुलेशन हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो अब वो एबनॉर्मल की कॉस्ट ध्यान से देखो, यहां और यहां शामिल है, ठीक है। तो हमें अब क्या वो कॉस्ट यहीं चार्ज करके रखना है? क्योंकि वो कॉस्ट डेबिट में पड़ी है, अगर हमने उसको रिवर्स नहीं करा तो उसकी कॉस्ट भी कंसाइनमेंट बिजनेस पे ही चार्ज हो जाएगी। जो गलत होगा वो हमारे फिर कंसाइनमेंट के सही प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करें सरकार? अरे वही जो बचपन से करते आ रहे हो, जितनी कॉस्ट का एबनॉर्मल लॉस है उसे हमारे मेन खाते से बाहर निकालो, जैसे आप ट्रेडिंग से बाहर निकालते थे, ऐसे ही यहां हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है जहां से बाहर निकाला जाएगा। तो सरकार, लॉस शुड बी डेबिटेड,
बचपन से पढ़ रहे हैं। लॉस शुड बी डेबिटेड। कौन सा लॉस? सर एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हमारी अच्छी यूनिट के साथ अपने आप चलता है। तो सरकार एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ तो आपको उसकी भी एंट्री करना है। एंट्री क्या होगी? सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करोगे? सर उस लॉस को हम कंसाइनमेंट अकाउंट से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट यहां शामिल है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट से बाहर निकाल रहे हो, यानी खर्चा कम कर रहे हो। हाँ सर, खर्चा बढ़े तो डेबिट, कम करेंगे तो क्रेडिट। तो एंट्री घूमेगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो सरकार लिख देते हैं हम एंट्री। अच्छा सरकार ध्यान रखना, ये एंट्री हमेशा कॉस्ट पे होगी। कॉस्ट है ना भाई, कि एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट पे बुक करोगे कि यार अगर ये लॉस नहीं होता तो हम इतना कमाते हैं। सरकार वो अपॉर्चुनिटी लॉस है, और हमारे अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल है कि भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजें चलती हैं। जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए भूल जाओ उसको, वो नोशनल है, कमा लेते तो बुक कर लेते। तो सरकार यहां पर जो एंट्री होगी वो हमेशा कॉस्ट पे होगी। अब और क्या बचा? तो बस लगभग पूरा हो गया। अब इसमें बचा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमारा बेचारा भाई इतनी मेहनत कर रहा था। अब क्या बचा सरकार? अरे अब तो लगभग सब हो गया, खर्चे अपन ने कर ही दिए, सेल अपन ने बुक कर ही ली, तो अब छोड़ा क्या? मालिक, जिसके लिए बेचारे ये भाई नवाब साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, आदाब आदाब कर रहे थे, वो काम तो बचा है ना। क्या? सर उसका कमीशन। वो कमीशन भाई का इनकम है और मेरा खर्चा, कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में उसको ऐसे खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा, और खर्चा शुड बी डेबिटेड। तो सरकार कंसाइनमेंट के ही डेबिट में जो हमने एक हेडिंग लिखी है, जिसके नीचे भी मैंने कुछ नहीं लिखा था, क्या हेडिंग लिखी है देखो जरा। हाँ, ये टू कंसाइनी अकाउंट, इसी में ही एक लाइन और नीचे लिख दो, और वो क्या होगी? कमीशन। क्या होगी? कमीशन टू कंसाइनी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी को एक्चुअली 3 बार डेबिट करना था, लेकिन सर एक ही खाते में हम 3 बार एक ही व्यक्ति को डेबिट करें, इससे अच्छा एक बार लिख दिया कि भैया ये डेबिट हुआ है डायरेक्ट खर्चों के लिए, ये डेबिट हुआ है इनडायरेक्ट खर्चों के लिए, और ये उसका कमीशन है जो उसकी इनकम है और मेरा खर्चा है। ठीक है, अब कमीशन निकालेंगे कैसे? तो मैंने पहले बोल दिया कि 4 महत्वपूर्ण कैलकुलेशन जिसपे पूरा चैप्टर टिका है। तो उसमें एक कैलकुलेशन थी स्टॉक का वैल्यूएशन, एक कैलकुलेशन थी एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, तो मालिक सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तो ये भी थी, कमीशन। कमीशन कमीशन भाई, इसके लिए तो पूरी दिन रात एक कर रहा है। तो कमीशन कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी एंट्री क्या होगी? तो ये लिख दी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और बोलो सर कुछ और बचा क्या? हाँ बचा है ना। सर क्या बचा है? सर सिंपल, हमने भेजा था 1000 किलो एप्पल, 1000 किलो एप्पल भेजा था, रास्ते में मान लो 200 किलो निपट गया, जिसमें से 100 किलो निपट नहीं था, नॉर्मल लॉस। उसकी कोई एंट्री नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं करना। और जो 100 किलो एक्स्ट्रा निपटा उसकी हमने एंट्री कर दी। अभी इस पे भी आएंगे, एबनॉर्मल लॉस खाते पे आएंगे, अभी अपना पूरा फोकस सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट पे है। तो हमने 200 किलो ये लिख दिया, भाई ने 8000 किलो एप्पल बेच दिए, तो वो हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया। या तो नगद बेचे या उधार बेचे, नगद बेचे तो हमने कंसाइनी को मार दिया डेबिट, और उधार बेचे तो डेटर डेबिट कर दिया। अब सरकार कितने भेजे? 10,000। तो मालिक भेजे कितने? सर 1000 किलो। कितने निपट गए? सर 200 किलो। कितने पहुंचे? 800 किलो। और भाई ने बेच कितने दिए? मान लो 700 किलो, नगद और उधार सब मिला के 700 किलो बेच दिए। अब जो 100 किलो बचा उसका क्या? तो अब जो 100 किलो बचा उसका क्या? सर ये मेरा कंसाइनमेंट का स्टॉक है, जिसे अब मैं अगले साल बड़े प्रेम से बेचूंगा। तो ये आज क्या है? सर ये आज मेरा स्टॉक है, लेकिन मैंने तो इसकी कॉस्ट भी यहां डेबिट में 1 2 3 में शामिल कर रखी है, खर्चा मानते हुए। लेकिन क्या अब ये खर्चा है? नहीं सर, अब ये खर्चा नहीं है, बल्कि ये एसेट है। तो मैं क्या करूं? सर खर्चा कम करूं और एसेट जीवित करूं। खर्चा बढ़े तो डेबिट, और कम करेंगे तो क्रेडिट। चूंकि मैं इस खर्चे खाते को ऑलरेडी कंसाइनमेंट में डेबिट कर चुका हूं, तो मैं यहां तो कुछ कर नहीं सकता कि यहां पैसे लिख दूं माइनस, नहीं ना। तो फिर क्या करूं? खर्चा कम करना है, डेबिट में पड़ा है, तो काउंटर एंट्री क्रेडिट में डाल देता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये खर्चा खाता बैलेंस हो जाएगा। हाँ सरकार ये सही है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? सर वही जो अपन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रेडिंग में करते थे, क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब वही यहां पे कर दो, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दो। वहां पर क्या बोलते थे? क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे बोलो कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक।
क्योंकि ये भी तो आपकी बैलेंस शीट में आएगा और हमको अलग अलग करके बताना पड़ेगा कि ये माल हमारे इंदौर में पड़ा है, ये माल साहब हमारे लखनऊ में पड़ा है। तो कैसे कर पाओगे जब कुछ अलग नाम दोगे? तो क्या अलग नाम दिया? कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या सर? वहां पे करते थे ट्रेडिंग, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। तो यहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बन रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। और वैसे भी उसकी लागत कहां पड़ी है? डेबिट में। तो अगर कम करना है उसकी कॉस्ट को तो क्रेडिट तो करूंगा। तो एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो चलो लिखते हैं। अब सरकार ये बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक है तो इन्वेंट्री चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं भूल जाना है। इन्वेंट्री है तो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो अगर एनआरवी इस माल की कुछ कम है या इसमें से कुछ माल की एनआरवी इसकी कॉस्ट से कम है तो वो हमें सपने नहीं आएंगे, अपने को सपने नहीं आएंगे। लेट क्वेश्चन शुड इन्फॉर्म अस। लेकिन अगर क्वेश्चन इन्फॉर्म करेगा तो ध्यान रखना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर ही वैल्यूएशन किया जाएगा। डन सरकार। अब बोलो सर और कोई ट्रांजैक्शन बचा? नहीं सर, जान ले लो। और क्या जान लोगे? मतलब कितना लिखोगे? लिख तो दिया, माल भेजा लिख दिया, फिर दूसरा भेजने खर्चे, हाँ सर लिख दिए, छुड़ाने के खर्चे, हाँ सर लिख दिए, दुकान चलाने के खर्चे, हाँ सर लिख दिए, माल बेचने की इनकम लिख दी, माल घर ले गए लिख दी, सर जल गया, नष्ट हो गया, चोरी हो गया लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका लिख दिया। तो सरकार ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल क्या बनेगा? सर ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ये मेरे कंसाइनमेंट का पहला साल है तो जितना लिखा बस कंप्लीट। लेकिन अगर ये मेरे कंसाइनमेंट का सेकेंड या सब्सिक्वेंट ईयर है तो फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है जो यहां आया, ऐसा एक क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर भी रहा होगा। ये बोलते हुए उसको हमने लास्ट ईयर के कंसाइनमेंट से क्रेडिट किया था कि भैया अगले साल बेचेंगे, और अगले साल बेचेंगे तो अगले साल कमाएंगे, तो ये अगले साल का खर्चा है। तो सरकार वो अगले साल आ तो गया। तो अब क्या करें? तो यहां पर कंसाइनमेंट के डेबिट में और सबसे ऊपर लिखना है। अच्छा नहीं लगता ना यार, इट फील्स बैड ना कि आप ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो सबसे नीचे लिख रहे हैं। वो चीज जो सबसे पहला डाटा है किसी साल का वो सबसे आखिरी में लिख रहे हो। तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इसलिए हमेशा जगह छोड़ के रखना। तो मालिक यहां पर क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। ओके सरकार। अब बोलो कुछ बचा? नहीं सर अब कुछ नहीं बचा। तो अब इस खाते में कोई बैलेंस आएगा क्या? बोलो बोलो आएगा क्या? क्या बोलते हो दोस्त? अरे सर जब आपने बोला कि नॉमिनल अकाउंट है और आपने सारे खर्चे डेबिट कर दिए, सारी इनकम और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दिया, तो जैसे ट्रेडिंग में बैलेंसिंग फिगर में जीपी आता है, जैसे पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर में एनपी आता है, सिमिलरली इसमें भी तो इतनी मेहनत करी तो कुछ कमाया होगा या बर्बाद किया होगा, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पूरा इतना लिखने के बाद बैलेंस हो जाए। कुछ बैलेंस आएगा, कुछ तो आएगा। और वो कुछ क्या है? या तो मेरा प्रॉफिट है या वो मेरा लॉस है। सर ये जीपी है? नहीं ना, बिल्कुल जीपी नहीं है। क्यों नहीं है जीपी? क्योंकि आप ऑलरेडी इधर देखो ये इनडायरेक्ट खर्चे छाप चुके हो। तो ये जो आएगा वो आएगा फाइनली एनपी या नेट लॉस, और ये इस पूरे बिजनेस का इस साल का नेट रिजल्ट है। तो ये कहां जाएगा? सर ये जाएगा मेरे घर के पीएनएल में, और घर के पीएनएल को हम प्यार से, एकदम प्यार से जनरल पीएनएल कहते हैं। तो क्या एंट्री करें सर? सर डिपेंड करेगा। अगर इनकम ज्यादा, इनकम कहां लिखी है? सर क्रेडिट में, यानी क्रेडिट ज्यादा और खर्चे कम, यानी डेबिट कम, मतलब इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में, तो यहां पे डेबिट। तो डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू जनरल पीएनएल अकाउंट। एंट्री क्या बोलोगे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब? सर जब प्रॉफिट हुआ, जब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से। और इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। शुरुआती सालों में तो शायद हो सकता है कि लॉस ही हो, बिजनेस जमाना है, तब खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम आती है। माल कम बिकता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआती ईयर्स में लॉसेस हो। तो मालिक ये आखिरी पॉइंट लिखने जा रहे हैं, और ये कंसाइनमेंट खाता बंद और हमारा प्रॉफिट या लॉस हमारे हाथ में आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी जनरल पीएनएल में जाएगा, तो लॉस भी जनरल पीएनएल में ही जाएगा। बस होगा क्या? उल्टी एंट्री। उल्टी एंट्री मतलब अपोजिट एंट्री।
अभी क्या लिखा था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L, तो अब क्या लिखेंगे, जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और ये एंट्री चीख चीख के बोल रही है कि इस एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सरकार क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मालिक, सिंपल ना सर, जनरल P&L डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और जैसे ही एंट्री पास होगी हमारा कंसाइनमेंट खाता बंद, हमारा मेन हीरो सबसे इंपॉर्टेंट खाता बंद। तो सरकार ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। एक बार जल्दी से ब्रशअप कर रहे हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्यों बन रहा है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। क्या क्या आएगा, तो सर डेबिट में हम लिखेंगे टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। उससे भी पहले कुछ लिखेंगे, हाँ सर अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट यानी जो माल इस साल हमने भेजा। तीसरा हमारे खर्चे, किसके, हमारे मतलब कंसाइनर के खर्चे, टू कैश बैंक। लेकिन कंसाइनी जब खर्चा करेगा तो टू कैश बैंक नहीं लिखेंगे बल्कि टू कंसाइनी लिखेंगे। लेकिन उसके खर्चों को 3 मेजर हेड में बांटेंगे। एक डायरेक्ट खर्चे, वो जो उसने रेलवे स्टेशन से दुकान तक माल लाने पे खर्च किए। 2 इनडायरेक्ट खर्चे, जो बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए खर्चे हुए, इनडायरेक्ट खर्चे बोलेंगे उसको। और 3 उसका कमीशन। तो क्रेडिट में क्या आएगा, सर क्रेडिट में आएगी सेल। सेल के नाम पे क्या लिखोगे, सर कंसाइनी अकाउंट, अगर कैश सेल हुई है तो। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल के लिए भी डेबिट मारेंगे। क्यों, क्योंकि अब कलेक्शन की जिम्मेदारी उसकी है, डूबे ना डूबे उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया तो फिर क्रेडिट सेल के लिए हम इज्जत से कंसाइनमेंट डेटर खाता खोलेंगे और एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, अगर माल उसने रख लिया तो सर फिर तो उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्योंकि नॉर्मल लॉस की तो एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो अच्छी यूनिट वैसे उठा लेंगी। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, सर उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट के डेबिट में पड़ी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट। फिर उसके बाद सर ईयर एंड पे जितना माल हमारा बिना बिका पड़ा है उसे हम अपना अब खर्चा नहीं असेट मानेंगे, क्योंकि उसकी लागत भी हमने कंसाइनमेंट में डेबिट कर दी थी खर्चा मानते हुए, तो उसकी रिवर्सल एंट्री पास की जाएगी सो दैट उस खर्चे का इंपैक्ट इस साल के लाभों पे ना पड़े, क्योंकि अब वो खर्चा अगले साल का है। क्यों, क्योंकि वो माल अगले साल बिकेगा। तो फिर एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और इतना सब करने के बाद इस कंसाइनमेंट अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो प्रॉफिट, वाइस वर्सा लॉस। ठीक है मालिक, तो अभी इस लेक्चर को अब हम यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं, इसको विराम दे रहे हैं, और अगले लेक्चर में मैं आपसे बचे हुए जो 3 खाते हैं उसकी लेजर पोस्टिंग डिस्कस करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन, क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई जान नहीं है, जान है कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन कौन से हैं, तो सर 3 ही है मेन, बस 3 मेन कैलकुलेशन, कमीशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है सरकार, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर ऐसी तोड़ाफोड़ी झमाझम कुछ काम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।